जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य आईएएस एकेडमी पर। आज मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आपके लिए 27 मई 2021 के इंडियन आर्ट एंड कल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, जीएस में इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी भारतीय कला एवं संस्कृति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह यूपीपीएससी की तैयारी हो, यूपीएससी की हो, रेलवे पुलिस, दिल्ली पुलिस, सी टैट, टैट, सुपर टैट, केवीएस, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, डिफेंस, एनटीपीसी, डीआरडीओ, बीएड, आरआरबी, दिल्ली पुलिस, आरओ एआरओ, लेखपाल या फिर पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी भारतीय कला एवं संस्कृति के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैंने आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड लिए हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, भरतनाट्यम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एकाहारी के नाम से जाना जाता है। इस शैली को देवदासियों द्वारा जीवित रखा गया था। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। सॉल्यूशन इसका है 3, एक और दो, दोनों। यह एक एकाहारी के नाम से भी जाना जाता है और इस शैली को देवदासियों द्वारा जीवित रखा गया था। आइए कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं भरतनाट्यम से रिलेटेड। यह भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा है। 2000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति है और उसके बारे में जो डिटेल्स है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। 200 ईसा पूर्व से शुरू होती है। ठीक है, कई ग्रंथ इस नृत्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। भरतनाट्यम नृत्य में होता क्या है? शरीर की गतिविधि, तकनीकी और व्याकरण के माध्यम से इसका विवरण दिया जाता है। ठीक है, यानी प्रदर्शित किया जाता है। इसके अध्ययन के लिए नंदिकेश्वरा द्वारा अभिनया दर्पण नामक पाठ्य सामग्री इसका एक मुख्य स्रोत है। किसका? भरतनाट्यम के बारे में जानने का मुख्य स्रोत है। अब जो आगे जानकारी है, यह एकाहारी के रूप में जाना जाता है। क्यों एकाहारी बोलते हैं? यह एक नर्तक एकल प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है, इसलिए इसको एकाहारी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसलिए कथन एक सही है। दूसरा देखते हैं, इस शैली को देवदासियों द्वारा जीवित रखा गया था। क्यों? क्योंकि इन लड़कियों को उनके माता पिता मंदिरों में उपहार के रूप में दे देते थे और उनकी शादी देवताओं से हो जाती थी। ठीक है, तो देवदासियों ने इस कला को जीवित रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहनाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें नली में 5 छेद होते हैं। इसका उपयोग राग बजाने में किया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को इस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। केवल एक, दो, एक और दो, दोनों, नहीं एक नहीं दो। ठीक है, तो इसमें केवल 2 सही है क्योंकि इसमें 7 छेद होते हैं। चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, की पॉइंट शहनाई से रिलेटेड। यह एक बेंत का उपकरण है। ठीक है, इसमें एक नली में 7 छेद होते हैं, उन्हें उंगलियों से बंद करके राग बजाया जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है क्योंकि वहाँ 5 लिखा हुआ है। यह एक मंगल वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है और आमतौर पर उत्तर भारत के सभी शुभ अवसरों पर इसे बजाया जाता है, जैसे विवाह, मंदिर उत्सव आदि। माना जाता है कि शहनाई पश्चिम एशिया से भारत में आई थी। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, शहनाई पश्चिम एशिया से भारत में आई थी। ऐसे अन्य विद्वान हैं जो मानते हैं यह यंत्र भारत में चीन से आया है। यह अब संगीत समारोह में एक लोकप्रिय उपकरण है। राग संगीत बजाने के लिए ध्वनि बहुत मधुर और अनुकूल है। इस सदी के शुरुआत में अर्धशतकों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और शतकों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इस उपकरण को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। वर्तमान समय में पंडित अनंतलाल और पंडित दयाशंकर प्रमुख शहनाई वादक हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किससे संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा, पंडित अनंतलाल और दयाशंकर शहनाई से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथक के संदर्भ में लखनऊ घराने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह वाजिद अली शाह के संरक्षण में स्थापित हुई थी। यह भाव, मनोदशा और भावनाओं को की अभिव्यक्ति पर एक मजबूत उच्चारण करता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और या फिर न तो एक और न ही दो। सॉल्यूशन है इसका 3, यानी एक और दो, दोनों सही है। इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं जो इसकी की पॉइंट्स हैं। देखिए, कथक शब्द कथा शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है एक कहानी। कथककार या कथाकार वे लोग हैं जो बड़े पैमाने पर कहानियों का वर्णन महाकाव्यों, मिथकों और किंवदंतियों के आधार पर करते हैं। समझे ना, कथक का अर्थ है कथाकार से, जो बड़े पैमाने पर कहानियों का वर्णन महाकाव्यों, मिथकों और किंवदंतियों के आधार पर करते हैं। 19वीं शताब्दी तक कथक का स्वर्ण युग था।
अब कथक के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से घराने, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। लखनऊ घराना अवध की नवाब आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में स्थापित हुआ था। लखनऊ घराना, ठीक है, कथक की बात हो रही है। यह भाव मनोदशा और भावनाओं को अभिव्यक्ति पर एक मजबूत उच्चारण करता है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। जयपुर घराना अपनी पर परतरी या लयकारी के लिए जाना जाता है। जयपुर घराना अपनी परतरी या लयकारी के लिए जाना जाता है। बनारस घराना कथक नृत्य में प्रमुख स्कूल है, यहाँ ध्यान रखिएगा। बनारस घराना किससे संबंधित है? तो बनारस घराना आपका कथक से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। कथक में थिरकने का तरीका इसे अद्वितीय बनाता है। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शैली की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑक्यूडे वास्तुकला की एक शैली है जिसने वास्तुकला की परंपरा ट्रैबी शैली की जगह ले ली थी। इंडो इस्लामिक वास्तुकला ने मानव और जानवरों की आकृति के उपयोग से परहेज किया। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एक जैन मंदिर 2.5 दिन का झोपड़ा से परिवर्तित हुई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? केवल 1 2 1 2 2 3 और 1 2 3। सॉल्यूशन है 4 इसका, 1 2 और 3। इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला में हम भारतीय शैली के साथ फारसी शैली का संगम देखते हैं। इंडो इस्लामिक की बात हो रही है, ठीक है, भारतीय शैली के साथ फारसी शैली, अतः इंडो सैरसेनिक वास्तुकला के रूप में भी इसको जानते हैं। इंडो सैरसेनिक। इस अवधि के दौरान मेहराब और गुंबदों का उपयोग खूब होता था। अभी आप जो भी आप लखनऊ में अगर हैं तो आप देखेंगे और बाकी जगहों पे भी गुंबद का प्रयोग है। जो भारतीय शैली है वो कौन सी है? वो इस तरीके से है। और ये जो गुंबदों का प्रयोग हुआ है ये आपका हुआ है इंडो इस्लामिक शैली में। तो इस अवधि के दौरान मेहराब और गुंबदों का उपयोग प्रमुखता रही है। की पॉइंट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इस वास्तुकला को ऑक्यूडे शैली के रूप में जाना जाता है। इसने वास्तुकला की परंपरा ट्रैबी शैली की जगह ली थी, ठीक है। मीनारों का उपयोग हुआ है, आप देखेंगे मीनार, फिर ये इस तरीके से, फिर यहाँ मीनार, ताजमहल का आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका ताजमहल। मीनारों का उपयोग, जोड़ने के लिए गारे का उपयोग, उन्होंने मानव और जानवरों की आकृतियों के उपयोग से परहेज किया, ठीक है, इसलिए कथन 2 सही है। हस्तशिल्प का उपयोग, अरबी पद्धति का उपयोग किया, समरूपता का उपयोग किया, जाली पर काम किया गया, निर्माण के आधार में पानी का उपयोग किया गया, ठीक है। जाली आप देखेंगे, जालीदार चीज़ें वहाँ जो उनकी खिड़कियाँ हैं वहाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। और शाहजहाँ के समय में जब ये होना शुरू हुआ तो वो पिट्यूरा ड्यूरा बोलते हैं उसको, पत्थर पे कारीगरी करके और उस पे हीरे जवाहरात को जड़ना, पिट्यूरा ड्यूरा बोलते हैं। वो आगे मैं डिटेल बताऊंगा जब आएगा क्वेश्चन। तो निर्माण के आधार पर पानी का उपयोग किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एक जैन मंदिर 2.5 दिन का झोपड़ा से परिवर्तित हुई थी, सही है ये, ठीक है। आज भी आप जाएंगे कुतुब मीनार में तो कुतुब मीनार के आसपास के उसमें देखेंगे छोटे छोटे वो बने हुए हैं, ठीक है, देवी देवताओं के, वो जिनको ढक करके रखा गया है या जाली लगा करके रखी गई है। मैं गया हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, मेहरौली में पड़ेगा कुतुब मीनार, आप जा करके देख सकते हैं। इसलिए कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ये पूरी तरीके से सही नहीं है, उसको तोड़ फोड़ करके और अपना नाम दिया गया था, ये पहले से ही वहाँ पर था। ओके, भारत में बिना मीनार के निर्मित एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? साहब ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। भारत में बिना मीनार के निर्मित एकमात्र जामा मस्जिद मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बिना मीनार के, मीनार गायब है साहब, क्योंकि इस्लामिक पद्धति में मीनार होना ज़रूरी है और फिर उसके बाद गुंबद रहेगा, लेकिन ये बिना मीनार की मस्जिद है मध्य प्रदेश में, जामा मस्जिद में। ओके, चंदेरी की जामा मस्जिद में 3 संगमरमर गुंबद हैं और अन्य सभी मस्जिदों की तरह मीनार नहीं है, ठीक है। चंदेरी की बात हो रही है, मध्य प्रदेश। जामा मस्जिद की नींव गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में रखी गई थी, ठीक है। मस्जिद पत्ती अलंकरण, सजावट और पुष्प ज्यामितीय स्वरूप है। मस्जिद में 200 लोगों की क्षमता है, इस क्षेत्र में सबसे पुरानी मस्जिद है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया भारत के बिना मीनार की मस्जिद कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर है? चंदेरी में, चंदेरी की जामा मस्जिद, याद रखिएगा, बिना मीनार वाली मस्जिद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंदेरी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल। अब बात चंदेरी की हुई है तो चंदेरी की कुंडली खोल के देख लेते हैं।
अग्रदन नगर, ठीक है, अग्रद नगर, सुल्तान का मकबरा, ये चंदेरी मंगोली रोड पर स्थित है। यशवंत शेख राजी की पत्नी और मुगल शैली में निर्मित है। कीर्ति दुर्ग 11वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा बनवाया गया। इसमें सदियों तक चंदेरी के राजाओं को सुरक्षित स्वर्ग प्रदान किया। कीर्ति दुर्ग की बात हो रही है। निजामुद्दीन परिवार के मकबरे, ये चिश्ती निज़ामिया संप्रदाय के अनुयायियों की कब्रें हैं। इसमें इसका निर्माण 1425 में होशंग शाह घोरी के मंत्री मलिक सरवर के शासनकाल के दौरान किया गया था। 32 बावड़ी इंपॉर्टेंट है, आकार में चौकोर और इसकी सीढ़ियों में अरबी और फारसी शिलालेख हैं। इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। ठीक है, 32 बावड़ी याद रखिएगा, इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। महाराजा देवी सिंह बुंदेला छतेरी 1663 ईस्वी में 3 मंजिला इमारत है। मस्जिद की तरह इसको सजाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाल और सेन स्कूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इमारतों में एक घुमावदार या ढलान वाली छत थी, जैसे बांस की झोपड़ियों में प्रतीत होता है। इस क्षेत्र में मूर्तियों के लिए पत्थर के साथ साथ धातु का उपयोग किया गया था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न तो दो। साहब ये सॉल्यूशन इसमें एक और दो दोनों ही है। की पॉइंट्स देख लेते हैं। बंगाल के क्षेत्र में वास्तुकला की शैली को पाल और सेन वास्तुकला विद्यालय के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, बंगाल क्षेत्र में वास्तुकला की बात हो रही है, चित्रकला नहीं, वास्तुकला। ठीक है, ये जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं वो वास्तुकला के उसमें है, कंक्रीट से बनी हुई। तो वास्तुकला की शैली को पाल और सेन वास्तुकला विद्यालय के रूप में जाना जाता है। बंगाल क्षेत्र के यह पाल वंश और सेन वंश के संरक्षण में 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की अवधि में विकसित हुई। पूछा जाता है क्वेश्चन, 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में विकसित हुई है पाल और सेन वंश के समय में। बंगाल में पाल वंश के लोग मुख्य रूप से महायान बौद्ध परंपरा के शासक थे, लेकिन वो बहुत सहिष्णु थे, इसलिए दोनों धर्मों का संरक्षण करते थे। पाल राजाओं ने बहुत से विहार, चैत्य और स्तूप बनवाए। सेन वंश के लोग हिंदू थे और उन्होंने हिंदू देवताओं के मंदिरों का निर्माण किया और उन्होंने बौद्ध स्थापत्य भी बनाए रखा। इस प्रकार इस काल में वास्तुकला के दोनों धर्मों का प्रभाव दिखता है। कौन से धर्म? एक तो बौद्ध स्थापत्य हो गया और दूसरा हिंदू देवी देवताओं का। क्यों? क्योंकि ये जो पाल थे ये महायान परंपरा के थे और जो सेन थे वो हिंदू थे। ठीक है, लेकिन दोनों ही सहिष्णु थे, तो इसलिए दोनों धर्मों का प्रभाव इसमें दिखता है और बढ़ोतरी हुई उसमें। एडिशनल फीचर्स देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इस क्षेत्र में वास्तुकला को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया था। इमारतों में एक घुमावदार या ढलान वाली छत थी, जिसे बांस की झोपड़ियों में होती है। कथन एक सही है। लोकप्रिय रूप से बंगला छत के रूप में जाना जाता है, बाद में मुगल वास्तुकारों द्वारा इसको अपनाया भी गया। जली हुई ईंटें और मिट्टी, जिसे टेराकोटा ईंट के रूप में जाना जाता है, इसकी निर्माण सामग्री थी। इस क्षेत्र में मंदिरों का शिखर लंबा और गोलाकार था। ठीक है, मंदिरों का शिखर लंबा और गोलाकार था, जिस पर ओडिशा के स्कूल के समान एक प्रमुख अमलाका रखा हुआ था। ठीक है, अमलाका। इन क्षेत्र की मूर्तियों में पत्थर के साथ साथ धातु का भी उपयोग किया गया था, इसलिए कथन दो सही है। पत्थर इनका प्रमुख घटक था। यहाँ की मूर्तियाँ अत्यधिक चमकदार थी, जो कि इसे अद्वितीय बनाती हैं। उदाहरण के लिए बालाकर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और विष्णुपुर के आसपास के मंदिर। ठीक है, चूँकि आर्ट एंड कल्चर का है तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। कलारीपयट्टू निम्नलिखित में से मार्शल आर्ट का कौन सा युग में सम्मिलित है? कलारीपयट्टू केरल, सरितसरक सिक्किम, चाबीगाडगा मणिपुर। केवल एक, एक और तीन, एक दो तीन, तो साहब ये एक और तीन सही है। चाबीगाडगा भी है और कलारीपयट्टू बहुत फेमस है। करालीपयट्टू, इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। कलारीपयट्टू यह भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक है। कलारीपयट्टू हालांकि दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित है। इसकी उत्पत्ति 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में केरल राज्य में हुई थी। सरित सरक एक निहत्था कला रूप है। मणिपुर राज्य में हाथों से हाथ की लड़ाई की जाती है और ये युग में दो सुमेलित नहीं है। इसका इतिहास 17वीं शताब्दी से पता लगाया जा सकता है। इसने मणिपुर राजाओं द्वारा अंग्रेजों से काफ़ी समय तक सफलतापूर्वक लड़ने में इस्तेमाल किया गया था। मणिपुर की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट के रूप में चाबीगाडगा तलवार और ढाल का उपयोग करके लड़ाई लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाबीगाडगा मणिपुर का है, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसे अब तलवार और चमड़े की ढाल के जो है इसे अब तलवार और चमड़े की ढाल के स्थान पर नरम चमड़े को संलग्न कर दिया गया है।
नरम चमड़े की छड़ी को। निम्नलिखित कथनों में से अशोक स्तंभ के बारे में कौन सा सही है? उसमें शाफ्ट अखंड थे, मुख्य रूप से चूना पत्थर क्या उत्कीर्ण था? केवल एक सही है, शाफ्ट उसके अखंड थे। ठीक है, किसकी बात हो रही है? अशोक स्तंभों की बात हो रही है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है उसके। रचना, अशोक स्तंभों का शाफ्ट अखंड था। ठीक है, अर्थात वे पत्थर के एक टुकड़े से, सिंगल टुकड़े से बनाए गए थे, इसलिए कथन एक सही है। चुनार बलुआ पत्थर से बने हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, कि किस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है अशोक स्तंभों में? तो ये चुनार के बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। अशोक स्तंभ स्वतंत्र रूप से शाही विन्यास द्वारा निर्मित किए गए थे। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा? नहीं साहब, उड़ीसा में है। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं उड़ीसा में हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं इसके। उदयगिरी और खंडगिरी भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, मेघवाहन वंश के राजा खारवेल द्वारा निर्मित, व्यापक रूप से उड़ीसा के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है खारवेल को। ठीक है, इस प्राचीन चट्टानों की गुफाओं की खोज पहली बार 19वीं शताब्दी ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी एंड्रयूज स्टिलिंग ने की थी। ठीक है, 18 गुफाएं उदयगिरी में स्थित है, 15 गुफाएं खंडगिरी में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी क्या क्या है इसकी इंपॉर्टेंट। उदयगिरी की प्रमुख गुफाएं, हाथी गुम्फा राजा खारवेल से संबंधित है, और ये मैंने अभी बताया आपको, जो बहुत कम जानकारी होगी लोगों को, कि ये मेघवाहन वंश के थे राजा खारवेल। ठीक है, उदयगिरी में प्रमुख गुफाएं हैं हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा, गणेश गुम्फा और व्याघ्र गुम्फा। गुम्फी का मतलब होता है ये आपका गुफा। ठीक है, प्रमुख गुफाएं अजंता एलोरा की महाराष्ट्र में है, बादामी कर्नाटक, तबो हिमाचल, क्रेम लियतप्राण मेघालय, पाताल भुवनेश्वर गुफा उत्तराखंड का रहस्य। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है। तो ये चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुरानी जीवित शैल कर्तित गुफाओं के उदाहरण हैं? कन्हेरी गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, बाराबर की गुफाएं। इसलिए ध्यान रखिएगा, बाराबर की गुफाएं हैं। दिखाता हूँ क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और पहली सहस्त्राब्दी के बीच शैल कर्तित स्थापत्य भारतीय स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता बन गई थी। ठीक है, इस स्थापत्य कला का स्रोत मौर्य काल में पाया जाता है। मौर्यकालीन गुफाएं आजीवक, बौद्ध, जैन, हिंदू धर्मों के लिए बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, मौर्यकाल में ये चार हैं, आजीवक, बौद्ध, जैन और हिंदू। शैल कर्तित स्थापत्य का पहला उदाहरण है राजगीर में सोन भंडार नामक एक छोटी गुफा। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। यह प्रथम बौद्ध संगीत का स्थल माना जाता है, इसलिए यह पूर्व मौर्य काल का हो सकता है। इस गुफा में एक छतरी तिजोरी वाली छत और चौकोर असज्जित द्वार है। ठीक है, ये कहाँ की बात हो रही है आपकी? ये मौर्यकालीन स्थापत्य कला की बात हो रही है, बराबर की गुफाओं। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी जीवित शैलकर्तित गुफाओं का उदाहरण कौन सा है? तो ये बाराबर की गुफा है। ओके फ्रेंड्स, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो गए इंडियन आर्ट एंड कल्चर के। ये पार्ट 1 था, अगला पार्ट भी जल्दी आएगा, सेकंड पार्ट। ये टोटल 4 पार्ट में होगा आपका ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ये विशेष तौर पर जो भी प्रीलिम्स के साथ ही साथ जो मेंस के एग्ज़ाम हैं आईएएस और पीसीएस के, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।